और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज फिर बढ़ा है पेट्रोल और डीजल का भाव। दोनों की कीमत में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल का भाव 104 रुपए 61 पैसे हो गया है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 95 रुपए 87 पैसे हो गई है। 15 दिनों में 13वीं दफा पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। 15 दिन में पेट्रोल डीजल के भाव में कुल 9 रुपए 20 पैसे अब तक बढ़ाए जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ा है। दोनों की ही कीमत में 80-80 पैसे का इजाफा हुआ है। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको देने होंगे 104 रुपए 61 पैसे, जबकि 1 लीटर डीजल के लिए आपको देने होंगे 95 रुपए 87 पैसे। पिछले 15 दिन में 13वीं दफा ये इजाफा हुआ है पेट्रोल और डीजल की कीमत में। और 15 दिन में कुल अगर बात करें तो पेट्रोल डीजल के भाव में कुल 9 रुपए 20 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप, और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। युद्ध का आज 41वां दिन है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने कहा है कि रूस की रणनीति अब यह हो गई है कि सारी ताकत डोनबास इलाके पर लगाई जाए। बता दें कि डोनबास इलाके में ही है दोनेत्स्क और लुहांस्क प्रांत। युद्ध क्षेत्र से रूस की रणनीति पर यह बड़ा खुलासा है। अमेरिका ने कहा है कि रूस की स्ट्रैटेजी अब यह है कि वो सारी ताकत डोनबास इलाके पर लगा रहा है, ताकि डोनबास इलाके में दोनेत्स्क और लुहांस्क प्रांत है और इन दोनों पर ही रूस अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। देखिए, रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 41वां दिन है। अब यूक्रेन के बूचा शहर में हुए कथित नरसंहार पर रूस घिर गया है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखकर रूस को यूएनएचआरसी से सस्पेंड करने की मांग की है। वहीं जर्मनी ने रूस के 40 राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिया है। पहली बार यूक्रेन की सरकार ने बूचा शहर में तबाही का वीडियो जारी किया। राजधानी कीव का ये बाहरी इलाका है। बूचा को यूक्रेनी सेना ने रूसियों के कब्जे से छुड़ा तो लिया है, इस वीडियो ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। कई बड़े देश यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन और नरसंहार का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस और उसकी सेना के खिलाफ वॉर क्राइम के तहत कार्रवाई हो पाएगी। इस स्टोरी में दिखाई गई कुछ तस्वीरें दर्शकों को विचलित कर सकती हैं। हालांकि पूरी कोशिश की गई है कि उन तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाए जिससे किसी की भावनाएं आहत ना हो, लेकिन युद्ध की रिपोर्टिंग में कुछ दृश्य दिखाने जरूरी हैं जिससे इसकी विभीषिका को समझा जा सके। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। पर इस जंग की कितनी बड़ी कीमत यहाँ के लोगों को चुकानी पड़ी है, वो इस वीडियो में साफ नजर आता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद बूचा पहुंचे, सड़कों पर हुई तबाही और बर्बादी को देखा, वहां मौजूद स्थानीय लोगों से बातचीत की, सड़कों पर नष्ट किए गए रूसी हथियारों को देखा और एक बार फिर दोहराया कि रूस ने यूक्रेन में नरसंहार किया है। रूस युद्ध अपराध का दोषी है। Я хочу, чтобы каждая мать, каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जिस साइकिल चालक की मौत का जिक्र किया, वो तस्वीर वाकई बेहद दर्दनाक है। सड़क पर उस शख्स की लाश है, उसके ऊपर उसी की साइकिल है जिसे शायद वो चला रहा होगा। गोली कब किधर से आई होगी और कब उसने इसकी जान ले ली होगी, उसे पता भी नहीं चला होगा। दुनिया भर में रूस के खिलाफ मानवाधिकारों के हनन और युद्ध अपराध के आरोप लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन का समर्थन करते हुए यूरोपियन कमीशन ने भी रूस पर वॉर क्राइम्स के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। Yet again, the Kremlin is showing its true face, targeting, murdering civilians, destroying civilian infrastructure, violating international humanitarian law and committing war crimes. The Russian authorities are responsible for these crimes, for these violations, and the perpetrators of all these violations and war crimes will be held accountable. And also the government officials and military leaders will be held accountable. सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में सामूहिक कब्रें नजर आ रही हैं।
बूचा शहर के सेंट एंड्रू चर्च के पास दर्जनों की संख्या में कब्र नजर आ रही है। कुछ कब्र में तो लाशें ठीक से दफनाई भी नहीं गई हैं। शायद गोलाबारी की वजह से उन्हें दफनाया नहीं जा सका होगा। कुछ शवों के हाथ बंधे हुए दिख रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्हें रूसी सैनिकों ने टॉर्चर किया होगा। लेकिन यूक्रेन और दूसरे देशों के आरोपों को रूस एक सिरे से खारिज कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यूक्रेन नाटक कर रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक बूचा में आम नागरिकों को मारने के जो आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाए गए हैं, वो सारे निराधार हैं। शवों के वीडियो और तस्वीरों को दिखाया जाना उकसावा है और ये कीव के द्वारा किया गया नाटक भर है। एक भी आम नागरिक ने हिंसक मिलिट्री एक्शन का सामना नहीं किया है। भले ही रूस युद्ध अपराधों के आरोपों से इनकार कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ दुनिया भर में आवाज उठ रही है। न्यूजीलैंड ने भी यूक्रेन में आम लोगों की हत्याओं के लिए रूस को ही दोषी ठहराया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। New Zealand, alongside other Rome Statute states parties, has already referred the situation to the International Criminal Court, and we continue to support prosecutors in their investigations into all international crimes committed in Ukraine. Russia will be held to account. कार्रवाई होगी, प्रतिबंध लगेंगे, एक दूसरे पर आरोपों का दौर चलता रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी पर असर होगा तो वो यूक्रेन के वो परिवार होंगे जिनके अपनों की जान इस युद्ध में चली गई है। वो लोग होंगे जिन्हें अपना शहर, अपना देश छोड़कर शरणार्थी बनने पर मजबूर होना पड़ा है। यूक्रेन का एक और बड़ा शहर है मारियोपोल। ये शहर भी तबाह हो चुका है। रूसी सेना इस पर कब्जा कर चुकी है। एबीपी न्यूज सहयोगी नीरज राजपूत मारियोपोल बॉर्डर पर पहुंचे। यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर जबरदस्त लड़ाई चल रही है। ग्राउंड जीरो से नीरज राजपूत की ये रिपोर्ट देखिए। एबीपी न्यूज की टीम मौजूद है रूस के दक्षिणी हिस्से में रोस्तोव ऑन डॉन शहर में, जो कि बिल्कुल डॉनबास इलाके से सटा हुआ इलाका है, यानी कि जो दोनेत्स्क और लुहांस्क से सटा हुआ इलाका है। पीछे अगर बोर्ड देखेंगे, कैमरामैन दिखा रहे हैं कि तो मारियोपोल यहाँ से महज 120 किलोमीटर की दूरी पर है और दोनेत्स्क जो है, दोनेत्स्क शहर जो है वो 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आगे जाएंगे, इस जगह से आगे जाएंगे तो आगे जाके एक वेलोसेनिस का एक बॉर्डर चेक पोस्ट आता है 64 किलोमीटर की दूरी पर है, 64, और उसके आगे महज 60 किलोमीटर रह जाता है, मारियोपोल रह जाता है। एबीपी न्यूज़ की टीम यहाँ से उस वेलिसनो का जो चेक पोस्ट है वहाँ पर भी गई थी और वहाँ पर जाकर देखा कि किस तरह से क्या हालात हैं वहाँ पे। तो जो जानकारी मिली उसके मुताबिक वहाँ पर सुरक्षा तो बेहद कड़ी ही है, साथ ही जो वहाँ से जो लोग हैं मारियोपोल से, दोनेत्स्क से, वो भी वहाँ से जो है निकल कर आ रहे हैं, शरणार्थी वहाँ से आ रहे हैं। खुद हमने देखा कि वहाँ पे कैंप बने हुए हैं शरणार्थियों के, जो बड़ी तादाद में जो लोग वहाँ से इस तरफ आ रहे हैं, यानी कि रूस की तरफ आ रहे हैं। ये रूस का रोस्तोव ऑन डॉन शहर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस की जो साउथ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है, जो थिएटर कमांड है, उसका यहाँ पर हेडक्वार्टर है रोस्तोव में, और यहीं से पूरी जितनी भी सेना है, सैनिक हैं, यहाँ से डोनबास के इलाके में, लुहांस्क के इलाके में, यहाँ पर उनकी तैनाती की गई है। मारियोपोल में जाने के लिए जो गई है। अब सिर्फ लड़ाई इसी बात की वर्चस्व की है कि पूरा जो इलाका जो है रूस चाहता है कि दोनेत्स्क और लुहांस्क जो है वो पूरी तरह से आज़ाद कर ले जाए यूक्रेन सेना से, और यूक्रेन सेना को वहाँ से निकाल दिया जाए या भगा दिया जाए, और उसके बाद इनको अलग जो राज्य जो है, अलग देश जो है, इनको घोषित कर दिया जाए। इंग्लैंड की जो डिफेंस इंटेलिजेंस है उन्होंने भी कहा कि रूस ने ब्लैक सी और अज़ोव सी पर जो है समुद्री नाकाबंदी कर रखी है, जिसके चलते यूक्रेन को मदद मिल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते ही ये पूरा इलाका जो है अब धीरे धीरे करके है रूस के जो अधिकार क्षेत्र में जा रहा है। कैमरामैन मान के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, रोस्तोव ऑन डॉन, यूक्रेन बॉर्डर। बात युद्ध की हो रही है तो उत्तर कोरिया की भी बात कर लेते हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन ने परमाणु हमले की धमकी दी है। किम जोंग की बहन ने किम यो जोंग ने कहा है कि अगर दक्षिण कोरिया लड़ाई की भाषा बोलेगा तो हम परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को दी है परमाणु हमले की धमकी। किम जोंग की बहन किम यो जोंग ने कहा है कि अगर साउथ कोरिया लड़ाई की भाषा बोलेगा तो नॉर्थ कोरिया भी परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल किया गया है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की बहन की तरफ से। कहा है कि अगर दक्षिण कोरिया पर लड़ाई की भाषा बोलेगा तो हम भी परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को परमाणु हमला करने की धमकी दी है।
किम जोंग उन की बहन ने धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया है। और बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, जहां सियासी उठापटक लगातार जारी है। बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान में इमरान खान का दांव उल्टा पड़ने वाला है, इसका पता अब बस कुछ ही घंटे में चल जाएगा। जी हां, जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में यह तय होगा कि अविश्वास प्रस्ताव का खारिज होना और संसद को भंग करना सही था या फिर नहीं। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी होनी है। पाकिस्तान में आज बहुत बड़े फैसले की घड़ी है। आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में यह तय होना है कि क्या इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना गलत था। इमरान खान का पाकिस्तानी संसद को भंग करने का फैसला गलत था। संसद भंग करने की सिफारिश को राष्ट्रपति की मंजूरी सही थी या नहीं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 12 बजे यानी भारतीय समय के मुताबिक 12:30 बजे सुनवाई होनी है। लेकिन इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से जो संकेत मिले हैं वो इमरान खान के लिए अच्छे नहीं हैं। सुनवाई कर रही बेंच ने कुछ अहम सवाल उठा दिए। मसलन पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग तो बाद में होती है, पर क्या स्पीकर ने चर्चा करवाई थी। दूसरे जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, स्पीकर ने रूलिंग किस रूल के तहत की। डिप्टी स्पीकर ने अपने अधिकारों के बाहर जाकर काम किया है। संविधान के मुताबिक सिर्फ स्पीकर ही इस तरह की रूलिंग दे सकता है। इस मामले में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बता रही है कि आज कोई बड़ा फैसला आ सकता है। और फिर डिप्टी स्पीकर ने एक लिखा हुआ एक ऑर्डर पढ़ा और आपने देखा होगा कि वो उठने की तैयारी कर रहे थे, यानी उन्होंने आर्टिकल 5 का बहाना बनाकर इस मोशन को वोटिंग से हटा दिया। यानी मैं समझता हूं कि आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी कल की गई, आइन चिकनी की गई, आइन को तोड़ा गया इमरान न्याजी और उसके टोले ने। पाकिस्तान की संसद में रविवार को जो हुआ उसी के खिलाफ पाकिस्तान के विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट गए। दरअसल रविवार को पाकिस्तानी संसद में स्पीकर की कुर्सी पर बैठे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और सदन की कार्यवाही स्थगित करने का फैसला इतनी जल्दी में लिया कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। लेकिन विपक्ष के हमले में घिरे इमरान खान संसद को भंग करने की सिफारिश के अपने फैसले को वाजिब ठहरा रहे हैं। असेंबली मैंने और मेरी टीम ने असेंबलीज डिसॉल्व कर दी। वो क्योंकि 1.5 साल से बल्कि 3.5 साल से ऑपोजिशन बार बार ये कहती थी कि हुकूमत नाअहल है, ये अवाम में जाएगी तो अवाम अंडे मारेंगे इनको, और इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया। तो ये 3.5 साल से और बार बार कह रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर फिर से इलेक्शन इस्तीफ़ा दे यानी इलेक्शन करवाए। तो मैंने तो वो कर दिया, मैंने तो अनाउंस कर दिया इलेक्शंस। तो सवाल अब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए हैं। आज सारी नजरें पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। आज ही ये तय हो सकता है कि क्या अपनी आखिरी बाजी हारेंगे न्याजी। आखिर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा क्या गेम खेल रहे हैं, जिस अमेरिका को इमरान खान अपना दुश्मन बता रहे हैं। जनरल बाजवा ने उसी अमेरिका की तारीफों के पुल बांध दिए। तो अमेरिका पर जनरल बाजवा का इमरान से अलग बयान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा अमेरिका की लगातार तारीफ करते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर अमेरिका की तारीफ करते हुए बोला कि हमारी सेना को अमेरिका ने बनाया। We had historically excellent regime in the United States. The good army that today we have is largely built and trained by the United States. The best equipment that we have is the American equipment. पाकिस्तान के मौजूदा राजनीतिक संकट के बीच वहां के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पहली बार सार्वजनिक तौर पर बोले, और ऐसा बोले कि बहुत चीजें साफ हो गई। पहली बात यह कि अमेरिका के मुद्दे पर इमरान और जनरल बाजवा के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। दूसरी बात यह साफ हो गई कि इमरान खान और पाकिस्तानी फौज के बीच रिश्ते खराब हैं। और तीसरी बात यह कि पाकिस्तान के बड़े मामलों में वहां की सरकार की नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज की ही चलती है। इमरान कई दिन से रैलियों में एक चिट्ठी लहरा रहे थे जिसमें वो अपनी सरकार गिराने के पीछे विदेशी साजिश बताते फिर रहे थे।
कुछ दिन पहले ही जब उन्होंने टीवी पर आकर अपने मुल्क को संबोधित किया तो इस पूरे संकट के पीछे अमेरिका का हाथ बता दिया। लेकिन इसके उलट जनरल बाजवा तो अमेरिका का एहसान मान रहे हैं। जनरल बाजवा ने तो यहाँ तक कह दिया कि आज पाकिस्तानी सेना जो कुछ है वो बस अमेरिका की ही बदौलत है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बीच सिक्योरिटी डायलॉग में जनरल बाजवा का ये बयान काफी कुछ कह गया। We are not looking for camp politics. We had historically excellent regime in the United States. The good army that today we have is largely built and trained by the United States. The best equipment that we have is the American equipment. We still have deep cooperation with the United States and our Western friends. Months back, the American Air Force was here for a huge exercise with our Air Force. इसने इमरान खान और पाकिस्तानी फौज के बीच के रिश्तों की कलाई खोल दी। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। सवाल बड़ा यह है कि क्या इमरान खान चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। और ताजा और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने आज अपनी पार्टी पीटीआई की संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। बैठक में चुनाव होने की सूरत में टिकट बंटवारे पर मंथन होगा। कल जब इमरान खान अपनी देश की जनता से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इस बार टिकट मैं सोच समझ कर दूंगा, और तब से ये बड़ा सवाल सबके मन में था कि क्या इमरान खान पूरी तरीके से चुनाव की तैयारियों में लग गए। और आज पीटीआई की संसदीय बोर्ड की बैठक उन्होंने बुलाई है और बैठक में चुनाव होने की सूरत में टिकट बंटवारे पर मंथन किया जाएगा। चंडीगढ़ पर किसका हक, पंजाब का कि हरियाणा का? इस सवाल पर दोनों राज्य सियासी तलवारें भांज रहे हैं। इस मसले पर आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र होने जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि इस मुद्दे पर हरियाणा में सरकार और विपक्ष राजनीतिक तौर पर एकजुट दिख रहा है। दिल्ली के हरियाणा भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इस प्रस्ताव को समर्थन देने का ऐलान किया गया। इस विवाद को हवा दी पंजाब में आम आदमी पार्टी की मान सरकार ने। ऐसा है, ये पंजाब तो कई बार कह चुकी, कई बार प्रस्ताव पास करके चंडीगढ़ हरियाणा का है, हम डट के अपने हरियाणा की तरह बात करेंगे और प्रस्ताव रखेंगे। और ये जो पंजाब प्रस्ताव लाए हैं इसका कोई औचित्य नहीं, ये तो एक राजनीतिक जुमला है। जिसने पंजाब विधानसभा में 1 अप्रैल को प्रस्ताव पारित किया था कि चंडीगढ़ पंजाब को सौंपा जाए। इसमें मान सरकार को कांग्रेस की पंजाब इकाई और अकाली दल का भी साथ मिला। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया, पंजाब के 27 गांव उजाड़कर बनाया हुआ चंडीगढ़ पंजाब का था, है और रहेगा। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। चंडीगढ़ तो बहाना है, पंजाब के दरियाई पानी पे निशाना है। इस ताजा विवाद ने सिर उठाया केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन के बाद, जिसमें चंडीगढ़ के 22,000 कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की कैटेगरी में डाल दिया गया। इसके बाद मान सरकार ने चंडीगढ़ पर दावा ठोक दिया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसे पंजाब सरकार की साजिश बताया है। चंडीगढ़ का विषय आपस में बैठ करके रिजॉल्व करने का है, यूनिलैटरली ऐसा कोई असेंबली में पास करने का है, इस प्रकार का नहीं है। आते ही सत्ता आए हुए 4 दिन नहीं हुए, इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल इश्यूज को उठाना, मुझे लगता है जरूर इसमें कोई ना कोई उनका छुपा हुआ कोई मकसद है। चंडीगढ़ इस समय पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी तो है ही, साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी है। इस पर हक को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद काफी पुराना है, लेकिन इस बार उसने नया रंग ले लिया है। चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। और सियासी खबरों के बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो आपकी सांसों से जुड़ी हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया का करीब हर इंसान ऐसी हवा में सांस लेता है जो गुणवत्ता के मानकों पर खरी नहीं उतरती। WHO ने कहा है कि 99% आबादी खराब गुणवत्ता वाली हवा में सांस लेती है। WHO ने यह भी कहा है कि हर साल प्रदूषण की वजह से होने वाली सांस और खून की बीमारियों से लाखों लोगों की मौत होती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदूषण को लेकर WHO का ये बड़ा दावा, 99% आबादी खराब गुणवत्ता वाली हवा में सांस लेती है। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं श्रीलंका से, जहां सरकार के खिलाफ चल रहे विद्रोह के बीच अब सरकार का साथ छोड़ने वाले दलों की संख्या
बढ़ती जा रही है। श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के 14 सांसदों ने सरकार का साथ छोड़ने का ऐलान किया है। अब ये सांसद श्रीलंका की संसद में बतौर निर्दलीय सांसद काम करते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति राजपक्षे ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। वहीं इसी बीच सरकार का साथ छोड़ने वाली पार्टियों की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के 14 सांसदों ने सरकार का साथ छोड़ने का ऐलान किया है। अब वो बतौर निर्दलीय सांसद संसद में काम करते रहेंगे। तो श्रीलंका में भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार का साथ देने वाले दलों ने भी अब किनारा करना शुरू कर दिया है। देखिए, श्रीलंका में आज जो हो रहा है उसकी जड़ में वहां की राजनीति है। वोटरों को लुभाने के लिए वहां की सरकार ने मुफ्त में चीजें देना शुरू किया, टैक्स में कटौती कर दी और नतीजा ये हुआ कि सरकारी खजाना खाली हो गया। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों में ये दौर आफत का है। पाकिस्तान में नेता कुत्ते बिल्ली की तरह कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। श्रीलंका के बच्चे के हाथों में आज भीख का कटोरा है। भी उग्रवाद ठीक से थमा नहीं कि श्रीलंका के रुपए ने बर्बादी का नंगा नाच शुरू कर दिया। राजपक्षे सरकार के खिलाफ सड़कों पर लोगों का गुस्सा बाहर आ रहा है। अराजकता की स्थिति हो गई है। श्रीलंका के नागरिक अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए सड़क पर हैं। वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका के लोगों ने कभी इतने बुरे दिन नहीं देखे। डीजल के लिए उन्हें घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। डीजल for how long? I am paying 2 hours. I am in school service. 2 hours. 2 hours. School van. School van. कई घंटे लाइन में खड़े होने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल रहा है। 2-3 में आया, अभी टोकन दिया, टोकन लेके जाएगा, अभी नहीं गैस आया। 50 गैस आएगा, 100 आदमी इधर बैठेगा भाई, क्या करेगा? 2-3-4 आवर में इधर हम बैठेगा भाई, कैसा खाने का आएगा भाई? गैस नहीं है। लोगों का घर में बैठना भी मुहाल है क्योंकि 13 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। श्रीलंका में ज्यादातर बिजली का उत्पादन डीजल से होता है, लेकिन श्रीलंका के पास डीजल खरीदने का पैसा नहीं है। यहाँ तक कि रात में स्ट्रीट लाइट तक नहीं चलाई जा रही। दूध, दवा, राशन जैसी बुनियादी चीजों का अभाव है। महंगाई चरम पर है। 2020 में श्रीलंका में पेट्रोल 137 रुपए प्रति लीटर था, जो आज 254 रुपए प्रति लीटर पहुँच चुका है। इसी तरह जो डीजल 2020 में 111 रुपए प्रति लीटर था, वो आज 176 रुपए पहुँच चुका है। दाल का दाम 2020 में 180 रुपए प्रति किलो था और आज श्रीलंका में दाल 420 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। दूध का पाउडर 2020 में 950 रुपए प्रति किलो था, वो अब बढ़कर 1975 रुपए प्रति किलो हो चुका है। यही हाल खाने के तेल का है। 480 रुपए प्रति लीटर वाला तेल 2 साल में 870 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। इतनी कीमतों के बावजूद घंटों लाइन लगाने पर भी सामान नहीं मिल पा रहा। इस हालात के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है। शुक्रवार को श्रीलंका की सरकार ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। गुस्से की आग ज्यादा न फैले, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बैन कर दिए गए। कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन लोग नहीं रुके। आखिरकार सरकार को सोशल मीडिया पर बैन को हटाना पड़ा। कर्फ्यू भी खुल गया, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी थमा नहीं है। लोगों की एक ही मांग है कि राजपक्षे परिवार सत्ता छोड़े। We want our freedom, people's money. We want electricity, gas, the petrol, the diesel, which has been robbed from us, and the few live in luxury. Everybody has to be equally given everything. संकट की इस घड़ी में श्रीलंका के लोग भारत से भी मदद मांग रहे हैं। Tell Mahinda Rajapaksa family or Gotabaya Rajapaksa family, go to home, please save the country, please Sri Lanka save the country, please. The people is a lot of problem here, please save, please India, please save. लोगों का गुस्सा राजपक्षे परिवार पर क्यों है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस परिवार का सत्ता में दखल कितना है, ये हम आपको बता दें। राजपक्षे परिवार के 5 सदस्य श्रीलंका सरकार का हिस्सा रहे। गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं, महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं, बासिल राजपक्षे वित्त मंत्री थे, चमल राजपक्षे उप रक्षा मंत्री थे, जबकि नमल राजपक्षे खेल और युवा मामलों के मंत्री थे। लोगों का मानना है कि राजपक्षे परिवार की गलत नीतियों की वजह से ही देश का ये हाल हुआ। We don't want any other solution. Just Rajapaksa should get out of this country and they should bring back all the money that they robbed
It's about 19 billion we have heard. We have heard not from outsiders. From the own politicians we have heard that they have robbed 19 billion rupees. लोगों के बढ़ते गुस्से और विपक्ष के दबाव में अब श्रीलंका की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को छोड़कर 26 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर ने भी इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने विपक्ष को कैबिनेट में शामिल होने का न्योता दिया है। सवाल ये है कि श्रीलंका इस हालात तक कैसे पहुंचा? क्या आती हुई आफत को श्रीलंका की सरकार देख नहीं पाई या फिर देखकर भी अनजान रही? श्रीलंका के लोगों को फ्रीबीज देकर लुभाने में क्या श्रीलंका के खजाने को खाली कर दिया गया? बड़ी खबर श्रीलंका से आपको बता दें, श्रीलंका के हालातों को लेकर ये खबर है। बॉलीवुड में काम करने वाली श्रीलंका की अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस ने श्रीलंका के हालात पर चिंता व्यक्त की है। जैकलिन ने कहा है कि मेरे देशवासियों पर जो बीत रही है उसे देखना दुखद है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपने देश में शांति के लिए प्रार्थना करते हुए एक पोस्ट भी शेयर किया है और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि वो प्रार्थना करती हैं जैसा उनके देशवासियों के साथ हो रहा है, ऐसा दुखद मंजर जो अभी उनके देशवासी झेल रहे हैं, जो बीत रही है, श्रीलंका के नागरिक ही है जैकलिन फर्नांडिस, जिन्होंने प्रार्थना की है अपने देशवासियों के लिए और इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से, बिहार के सीवान में एमएलसी चुनाव के निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान के काफिले पर AK-47 से हमला हुआ है, जिसमें एमएलसी प्रत्याशी बाल बाल बचे, लेकिन इस हमले में एक आदमी की मौत हो गई है जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये वारदात कल रात तकरीबन 11 बजे हुई और उस वक्त ये घटना हुई है जब वो सीवान से अपने ऑफिस से वापस अपने गांव जा रहे थे। तभी कुछ हमलावरों ने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बिहार के सीवान से, जहां एमएलसी चुनाव के निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान के काफिले पर AK-47 से हमला हुआ। इसमें एमएलसी प्रत्याशी बाल बाल बचे, लेकिन इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आ सकता है, इस फैसले से कुछ घंटे पहले इमरान खान की पार्टी ने इस्लामाबाद में कल रात को बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। इमरान खान पहले खुद इस जलसे में शामिल होने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर वो नहीं पहुंचे, लेकिन बड़ी संख्या में यहां पीटीआई समर्थक जुटे और इस समर्थकों की संख्या के बहाने इमरान खान की पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस्लामाबाद के डी चौक पर इमरान खान के समर्थकों ने कल रात एक बड़ा जलसा किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले की रात को हुआ ये जलसा इमरान खान की पार्टी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन की तरह था। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब कौम से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि मैं आज रेड जोन के बाहर आऊँगा और एहतजाज करूँगा आवाम के साथ मिलके उस हॉर्स ट्रेडिंग और उन चोरों के खिलाफ जो उनके मुताबिक ज़मीर फरोश निकले और आज वो असम्बली में इमरान खान को हराने में नाकाम हो गए और अब वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता लेने के इंतज़ार में है। इमरान खान ने कहा है कि वो अर्ली इलेक्शंस में जा रहे हैं, वही डिमांड जो उनके मुताबिक जो है कि पाकिस्तान की किस्मत का फैसला अगर कोई करेगा तो पाकिस्तान की अवाम करेगी। इमरान खान ने इस्लामाबाद के इस प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही, लेकिन कहने के बावजूद वो देर रात तक नहीं पहुंचे। लेकिन उनके समर्थकों ने पूरा जोर लगाया। अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करवाने और संसद भंग करवाने के बाद इमरान खान अब पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गए हैं। हालांकि पाकिस्तान की पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। इमरान खान की पार्टी आक्रामक अंदाज में है तो विपक्ष भी लगातार मोर्चे पर डटा हुआ है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों का भी शक्ति प्रदर्शन जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसे ही एक प्रदर्शन में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि इमरान खान का राज खत्म हो चुका है। तो पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी और समूचे विपक्ष के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। वैसे भी आज बड़े फैसले का दिन है। सड़कों पर चल रहे ये शक्ति प्रदर्शन आगे क्या रुख अख्तियार करते हैं, ये आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पता चल जाएगा। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। ताजा और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने आज अपनी पार्टी पीटीआई की संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। बैठक में चुनाव होने की सूरत में टिकट बंटवारे पर मंथन होगा, क्योंकि जिस तरह से हालात बने हैं और आज क्या कुछ फैसला आता है उस पर सबकी नजर तो बनी हुई है। लेकिन इस बीच इमरान खान ने अपनी पार्टी पीटीआई की संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है और आगामी चुनावों को लेकर किस तरह से टिकट बंटवारा होगा उस पर मंथन होगा, क्योंकि कल जब इमरान खान जनता से बात कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था
कि पिछली बार बहुत गलत लोगों को भी टिकट दिया गया, इस बार उन गलतियों को पूरी तरह से सुधारेंगे। आखिर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा क्या गेम खेल रहे हैं? जिस अमेरिका को इमरान खान अपना दुश्मन बता रहे हैं, जनरल बाजवा ने उसी अमेरिका की तारीफों के पुल बांध दिए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तान के मौजूदा राजनीतिक संकट के बीच वहां के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पहली बार सार्वजनिक तौर पर बोले और ऐसा बोले कि बहुत चीजें साफ हो गई। पहली बात ये कि अमेरिका के मुद्दे पर इमरान और जनरल बाजवा के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। दूसरी बात ये साफ हो गई कि इमरान खान और पाकिस्तानी फौज के बीच रिश्ते खराब हैं। और तीसरी बात ये कि पाकिस्तान के बड़े मामलों में वहां की सरकार की नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज की ही चलती है। इमरान कई दिन से रैलियों में एक चिट्ठी लहरा रहे थे जिसमें वो अपनी सरकार गिराने के पीछे विदेशी साजिश बताते फिर रहे थे। कुछ दिन पहले ही जब उन्होंने टीवी पर आकर अपने मुल्क को संबोधित किया तो इस पूरे संकट के पीछे अमेरिका का हाथ बता दिया। लेकिन इसके उलट जनरल बाजवा तो अमेरिका का एहसान मान रहे हैं। जनरल बाजवा ने तो यहाँ तक कह दिया कि आज पाकिस्तानी सेना जो कुछ है वो बस अमेरिका की ही बदौलत है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बीच सिक्योरिटी डायलॉग में जनरल बाजवा का ये बयान काफी कुछ कह गया। इसने इमरान खान और पाकिस्तानी फौज के बीच के रिश्तों की कलाई खोल दी। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि इमरान खान चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं, लेकिन अब एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि 3 महीने में चुनाव नहीं करा सकते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि जल्दी चुनाव कराने में कई तरह की तकनीकी और कानूनी दिक्कतें होंगी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अगर मुमकिन होगा तो 6 महीने में चुनाव करा सकते हैं, लेकिन 3 महीने में चुनाव कराने में उनके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, तकनीकी चुनौतियां भी हैं और साथ ही लीगल चुनौतियां भी हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्या इमरान खान चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं? हर तरफ से सवाल उठ रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 3 महीने में मुश्किल है, 6 महीने में करा सकते हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। प्रणय, 3 महीने में चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है, पाकिस्तान चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो खबर आ रही है वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने हाथ खड़े कर दिए। यानी ऐसे में जबकि इमरान खान ने अपने तथाकथित सियासी दांव के जरिए पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ मोड़ दिया है, ऐसे में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि कई जगह खैबर पख्तूनख्वा समेत कई इलाकों के अंदर डिलिमिटेशन पूरा नहीं हुआ है, उसकी कवायद के लिए 1 महीना तो कम से कम ऑब्जेक्शंस के लिए देना होता है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जिसकी माली हालत पहले ही काफी खराब है, उसमें इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि बैलेट पेपर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो स्याही है डेलीबल इंक वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी और वो देश के अंदर मौजूद नहीं है, देश से बाहर से मंगाना पड़ेगा। ऐसे में कई कानूनी पेचीदगियां भी हैं। पूरा मामला फिलहाल पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में है कि आखिर ये चुनाव हो भी सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि जिस आधार पर ये फैसला लिया गया, अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया गया आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए, और साथ ही जिस तरीके से इस पूरे मामले में सियासत चली है, साजिश का जो आरोप लगाया है, तो ऐसे में ये एक नया पेंच फंस सकता है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के अंदर, जो कि ऑलरेडी चल रहा है। बिल्कुल देखना होगा अब जब चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह की बात कही गई है तो उसके नतीजे क्या सामने आते हैं और किस तरह से सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया इस पर आती है। आप नजर बनाकर रखिए प्रणय, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। और उसमें एक बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध क्षेत्र से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। आज युद्ध के 41वें दिन यूक्रेन के करीब हर इलाके में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है। यूक्रेन के कीव, लीव, ओडेसा, पोल्टावा, चेरकासी, चेरनिवित्सी, खार्किव, वोलिन, रिव्न और तमाम जगहों पर हवाई हमले का सायरन बज रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। आज रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 41वां दिन है आज युद्ध का, और यूक्रेन के हर इलाके, लगभग हर शहर में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है। हर शहर में एयर रेड सायरन बज रहे हैं। कीव, लीव, ओडेसा, पोल्टावा, चेरकासी, चेरनोवित्सी, खार्किव, वोलिन, रिव्न और तमाम जगहों पर एयर रेड सायरन लगातार बज रहे हैं। और एक और बड़ी खबर युद्ध क्षेत्र से ही जुड़ी हुई आपको बता दें, युद्ध के 41वें दिन आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करेंगे। ज़ेलेंस्की कब संबोधित करेंगे इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। यूएन में ज़ेलेंस्की का संबोधन तब हो रहा है जब पुतिन यूक्रेन में नरसंहार के आरोपों से भी घिरे हुए हैं। तो रूस के खिलाफ बड़े स्तर पर कूटनीतिक घेराबंदी तेज हो गई है।
बूचा में रूस पर नरसंहार का आरोप लगाकर अमेरिका ने उसके खिलाफ यूएन मानवाधिकार परिषद में प्रस्ताव दिया है, जिस पर जल्द वोटिंग हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भी आज बैठक बुलाई गई है। विचलित कर देने वाली इन तस्वीरों को हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते, क्योंकि इंसानियत के कत्ल की ये तस्वीरें विभत्स हैं, झकझोर देने वाली हैं। लंबे संघर्ष के बाद यूक्रेनी सैनिकों ने बूचा को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ा तो लिया, पर जंग की कितनी बड़ी कीमत यहाँ के लोगों को चुकानी पड़ी। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखकर रूस को यूएनएचआरसी से सस्पेंड करने की मांग की। जर्मनी ने रूस के 40 राजनयिकों को देश से निकाल दिया है। ब्रिटेन के अनुरोध पर यूक्रेन को लेकर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी बुलाई गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि इस हमले में 300 से ज्यादा नागरिकों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया है। इस समय हम जानते हैं कि बूचा में 300 से ज्यादा नागरिकों को सताया गया, उन्हें गोली मार दी गई या उन्हें मार दिया गया। हालांकि यूक्रेन समेत तमाम दूसरे देशों के आरोपों को रूस एक सिरे से खारिज कर रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक बूचा में आम नागरिकों को मारने के जो आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाए गए हैं वो सारे निराधार हैं। शवों की वीडियो और तस्वीरें दिखाए जाना उकसावा है और ये कीव के द्वारा किया गया नाटक है। एक भी आम नागरिक ने हिंसक मिलिट्री एक्शन का सामना नहीं किया है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहेंगे, कार्रवाई भी होगी, प्रतिबंध भी लगेंगे, लेकिन इन सब के बीच जिन्होंने अपनों को खोया है उनका दर्द कभी कम नहीं होगा। कैमरों में कैद हुई ये तस्वीरें हमेशा गवाही देंगी कि युद्ध का अंजाम किसे भुगतना पड़ा और किसे नहीं। यूक्रेन के शहर मारियोपोल में यूक्रेन की सेना के 250 से ज्यादा सैनिकों ने रूस के आगे सरेंडर कर दिया है। ये सैनिक यूक्रेन की मरीन बटालियन के हैं। उन सैनिकों को रूस ने युद्ध कैदी के तौर पर अपने कब्जे में ले लिया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। रूस की सेना के आगे यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया है। यूक्रेन के शहर मारियोपोल में 250 से ज्यादा सैनिकों का सरेंडर हुआ है। ये सभी मरीन यूनिट के सैनिक बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, मारियोपोल वो शहर है जहां पर रूस ने सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ हमले किए और लगभग पूरे शहर को बर्बाद करके रख दिया, तबाह करके रख दिया। वहीं पर लगातार अभी भी रूस की सेना डटी हुई है और कई मौकों पर आमने सामने की लड़ाई भी हो रही है। चचेन लड़ाके भी उस इलाके में मौजूद हैं, यह भी बताया जा रहा है। और यह बड़ी जानकारी कि रूस की सेना के आगे यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया है। 250 के करीब सैनिकों ने सरेंडर किया है और सभी मरीन यूनिट के बताए जा रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में महंगाई के चलते हर जगह जनता सड़कों पर उतर आई है और सबकी एक ही मांग है कि राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें। श्रीलंका से आने वाली पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं हमारे संवाददाता जैनेंद्र। धधक रही है महंगाई की आग, जिसमें जल रहा है श्रीलंका। श्रीलंका में आर्थिक हाहाकार के बीच आम जनता में आक्रोश की लहर। कल रात राजधानी कोलंबो में स्थानीय लोगों ने श्रीलंका सरकार के खिलाफ इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग की। श्रीलंका के शहर तंगाले, जहां राजपक्षे परिवार का घर है, वहां पुलिस और आम जनता आमने सामने आ गए। प्रदर्शनकारियों ने जब बैरिकेड को हटाने की कोशिश की तो उन पर पानी की बौछार कर दी गई। ऐसे हालातों के बीच एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो से हर रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए श्रीलंका गई है। श्रीलंका में भले ही हजारों लोग अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। ऐसे में विद्रोह की आंधी और विकराल रूप ले सकती है। तो श्रीलंका में लगातार जारी है विरोध प्रदर्शन, जहां एक तरफ जनता का आक्रोश सरकार को लेकर कम होता नजर नहीं आ रहा, वहीं दूसरी तरफ अब उनकी आवाज में आवाज मिलाने वहां की नामी हस्तियां भी शामिल हो गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जैकलीन फर्नांडिस, महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, ये वो नाम हैं जिन्होंने ग्लोब पर छोटे से दिखने वाले देश श्रीलंका की ख्याति पूरे विश्व में फैलाई। लेकिन आज अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी ये बड़ी हस्तियां एक हो गई हैं और आवाज बन गई हैं अपने देश में आर्थिक तंगी और महंगाई की मार झेल रहे अपने नागरिकों की। मशहूर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने भी श्रीलंका के मौजूदा हालातों को देखकर सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त किए। मेरा देश और देशवासी जो कुछ झेल रहे हैं उसे देखना एक श्रीलंकाई होने के नाते बेहद दुखद है। जब से ये शुरू हुआ है तब से मेरे मन में ढेरों विचार आ रहे हैं। मैं कहूँगी कि जो कुछ दिखाया जा रहा है उसके आधार पर निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें और उसके आधार पर किसी भी समूह को बदनाम ना करें।
वहीं पूर्व दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगाकारा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा। श्रीलंका के लोग सबसे मुश्किल समय में से एक का सामना कर रहे हैं। लोगों और परिवारों को संकट में देखकर दिल टूट गया है, क्योंकि उन्हें दैनिक जीविका के लिए भी जूझना पड़ रहा है और प्रत्येक दिन उनके लिए कड़ा होता जा रहा है। पूर्व क्रिकेटर जयवर्धने ने भी इसी अंदाज में अपनी चिंता व्यक्त की। सोशल मीडिया पर लिखा, सच्चे नेता अपनी गलती स्वीकार करते हैं। हमारे देश में लोगों को बचाने के लिए आपात कदम उठाने की जरूरत है। मुश्किल के समय में सब साथ हैं। ये समस्याएं लोगों ने खड़ी की हैं और इसे सही सक्षम लोग ठीक कर सकते हैं। महंगाई और आर्थिक संकट की मार झेल रहे पड़ोसी देश श्रीलंका से आई इन तस्वीरों ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो देश कभी सोने की लंका कहलाता था, वहां के हालात कितने बदतर हो गए। और अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान के करौली में शनिवार को हुई हिंसा के बाद अब हालात काबू में हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार बाइक रैली पर पथराव क्यों? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? इन्हीं सवालों के जवाब अब पुलिस करौली की गलियों में तलाश रही है। देखिए करौली से ताजा हालात पर संवाददाता मनीष शर्मा की अब ये ग्राउंड रिपोर्ट। आगजनी और पत्थरबाजी के बाद करौली में अब हालात काबू में है, लेकिन जो गलियां 2 दिन पहले तक लोगों से गुलजार रहती थी, वहां अब हालात तनावपूर्ण है। गलियों में पसरा सन्नाटा और तबाही का मंजर खुद अपनी कहानी बयां कर रहा है। इलाके में कुछ नजर आ रहा है तो वो पुलिस के जवान हैं, और सुनाई दे रही है तो बस पुलिस की गाड़ियों की आवाज। हमारे संवाददाता मनीष शर्मा ने करौली में ग्राउंड पर जाकर हालात का जायजा लिया। शनिवार की शाम जब हिंदूवादी संगठनों का जुलूस इस भूरा बतासे वाली की गली से गुजरा तो उसके बाद पथराव की वजह से तनाव के हालात बन गए। नतीजा ये हुआ कि कुछ इस तरीके की दुकानों में आग लगाई गई और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया गया। दरअसल राजस्थान के करौली शहर में शनिवार को हिंदू नव वर्ष के मौके पर हिंदू संगठनों ने बाइक रैली का आयोजन किया था। ये बाइक रैली मुस्लिम इलाके से गुजर रही थी। इसी बीच कुछ शरारती तत्वों ने बाइक रैली पर पथराव कर दिया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। इलाके में जमकर आगजनी और पत्थरबाजी हुई। दंगाइयों ने दुकानों को आग के हवाले कर दिया। शनिवार की शाम को हिंदूवादी संगठनों का जुलूस जब इस रास्ते से गुजर रहा था तो इसी प्रकार आप जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें इस प्रकार छत से पथराव होने की बात कही गई थी। बताया जाता है कि इसी छत से सबसे पहले जुलूस पर पथराव की घटना हुई थी और उसके बाद माहौल बिगड़ा। बताया जा रहा है कि इस उपद्रव में 35 लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद आनन फानन में इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस की स्पेशल टीम मौके पर वीडियोग्राफी और जांच के काम में जुटी है। पुलिस कठोर कार्रवाई कर रही है। जिन लोगों के द्वारा कोई भी अराजकता की गई है, हिंसा की गई, उनमें से कोई भी नहीं बचेंगे। उनको चिन्हित किया जा रहा है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य हैं। पुलिस ने मामले में 36 लोगों को हिरासत में लिया है। करौली में धारा 144 लागू कर हालात को काबू में लिया गया। इलाके में अफवाह को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आसपास के जिले खासतौर पर भरतपुर, जयपुर और दूसरे कई जिलों से अतिरिक्त पुलिस फोर्स मंगाया गया है और ये पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया है पूरे करौली के बाजारों में। और उसी के साथ इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने न पाए। फिलहाल ये कहा जा सकता है हालात पूरी तरह से काबू में है, स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस और प्रशासन मिलकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से माहौल न बिगड़ने पाए। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, करौली। और अब वक्त हो चला है इरफान के चुटकुले कार्टून का। आज इरफान शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की खबर पर क्या कह रहे हैं, दिखाते हैं आपको।
सियासी दरिया में डूबते चाचा शिवपाल यादव को अब तिनके का नहीं बल्कि कमल का सहारा मिल सकता है और इसके इशारे आने भी शुरू हो गए हैं। अब देखिए भतीजे की साइकिल पर सवार शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं। मुझे यहीं उतार दो अखिलेश, मैं बुलडोजर की गिफ्ट ले लूंगा। और इसी के साथ नमस्ते भारत के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।